Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए मेरी आप लोगों ने नई बुक देखी होगी इंटरस्टेलर वॉर और उसमें जो है मेरा बाकी काम भी आपने देखा ही होगा। आई थिंक इन द ग्रीन स्क्रीन डजंट लुक लाइक डजंट डिस्प्ले लेकिन दिस इज द बुक इंटरस्टेलर वॉर और इंटरस्टेलर वॉर में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि हाउ एक तो इसमें 18 दिन के युद्ध की कहानी है, कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ और प्लस उसके अंदर जो दूसरी कहानी है वो है कि ये जो युद्ध है उसमें किस तरह के शस्त्र यूज किए गए, कौन से वेपन्स की टेक्निक्स यूज की गई, कौन से शस्त्र कब यूज किए गए और किस तरह सोल्जर्स ने एक दूसरे को अपना बाहुबल दिखाया और क्या पर्पस था, क्या सबको स्वर्ग गति मिली, क्या सबको ब्रह्मलोक मिला और किसको वैकुंठ मिला, ये सब इस बुक में है और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है महाभारत की कहानी कि वर्ल्ड्स फियर्सेस्ट वॉर, इससे भयंकर युद्ध कभी हुआ ही नहीं इतिहास में और इसको आज के समय में जानना क्यों जरूरी है मैं उसको बता देता हूँ। इस युद्ध के माध्यम से आपको धर्म अधर्म का पता लगता है। ये मैंने इसमें से युद्ध पार्ट कैप्चर किया है क्योंकि महाभारत में तो सभी वेदों का ज्ञान है। महाभारत बहुत बड़ी पुस्तक है, उसका अर्थ ही होता है महाभार, मतलब कि जिसमें बड़े भारी निर्देश दिए गए जीवन को जीने के लिए और किस तरह जीवन जिया जाए और इस युद्ध के माध्यम से आपको कृष्ण के दर्शन भी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरी महाभारत के माध्यम से कृष्ण के आपको दर्शन होते हैं, कैसे कृष्ण बात करते हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस तरह भक्तवत्सल है, सारग्राही है, भावग्राही है, वो दर्शन होते हैं। और एक और चीज मेरे को इस पुस्तक जो मैं लिख रहा था तो मुझे हुआ कि कि कितना सुंदर पर्सनालिटी है भगवान का, कि अगर ऐसे मनुष्य में मैं सोच रहा हूँ, मैं मनुष्य हूँ वो भगवान है, तो मुझे उनसे लगाव हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं, दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो ये पूरी पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। बड़ी पुस्तक है, 450 पेज की है, लेकिन आपको पढ़ने में आनंद आएगा। मुझे ऐसा फीडबैक भी दिया लोगों ने। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि कि कौन से सैनिक कहाँ से आए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं जब बताऊंगा आपको कौन-कौन से सैनिक कहाँ से आए और पूरे विश्व के सैनिक कहाँ पे आए। मतलब कि ये जो पहले जो अभी इस कलयुग में जो युद्ध हुआ था, यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2, बहुत ही छोटा पड़ जाता है और इतना युद्ध होने के बाद भी 36 मिलियन लोग ही मरे। 3.5 36 मिलियन या करीब, कुछ लोग बोलते हैं 60 मिलियन बोलते हैं, लेकिन 36 मिलियन इज द, मेरे को लगता है दैट्स द राइट नंबर, उतने लोग ही मरे। लेकिन इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में, इसके कई गुना ज्यादा मरे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 500 गुना ज्यादा। 500 से मल्टीप्लाई कर दें 336, 5 बहुत ज्यादा लोग मरे, 50 गुना ज्यादा लोग मरे। तो लेकिन उसके बारे में ये पता नहीं लगता कि सोल्जर्स इतने कहाँ से आए। लेकिन आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि वाई क्रोमोसोम 7000 साल पहले एक परिवार का युद्ध में, फ्रैट्रिसाइडल वॉर में, एक वाई क्रोमोसोम डिसअपियर हो गया। मतलब कि देयर वाज ओनली वन मेल लेफ्ट फॉर 17 वुमेन। इतना कम पॉपुलेशन हुआ यंग लोगों का। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एक्सट्रीम डिक्लाइन हुआ और तब कलयुग शुरू हो गया। तो जब पराक्षित महर्षि राज कर रहे थे उस समय पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुकी थी, कम लोग बचे थे। तो अब इस पे हम शुरू करते हैं कि कहाँ से वो सोल्जर्स आए, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप उनको जब समझते हैं कि वो सोल्जर्स कहाँ-कहाँ से आए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि युद्ध की भीषणता कैसी है। तो मैं अपनी बुक को ही रेफर करूंगा व्हाइल आई शो यू द एंटायर द दी कौन-कौन से सोल्जर्स आए। अच्छा, और कौन कौन-कौन से लोग वहां पर इकट्ठे हुए। तो दोनों की सेनाओं के अलग-अलग है ना? दोनों की सेनाओं के अलग-अलग है। तो अ, तो इसमें मैं कवर करता हूँ कहाँ-कहाँ के सोल्जर्स दोनों साइड से लड़े, ठीक है? तो इसमें अब हम आते हैं कैटेगरीज़ में।
कि कहाँ-कहाँ के सोल्जर्स हैं, वो कौन से नाम है और किधर से वो लड़ रहे हैं। तो अ, चलिए, तो विंद अनुविंद के बारे में तो आपको मालूम ही है। तो लेट मी शो माय स्क्रीन। विंद अनुविंद तो अवंती से थे, विंद अनुविंद अवंती से थे। बालीग के सोल्जर्स, अब बालीग के सोल्जर्स कहाँ से आते हैं? कीप वॉचिंग माय स्क्रीन। बालीग के सोल्जर्स आते हैं इस एरिया से। कभी सेंट्रल एशिया भी बोल सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीशांग को रखा हुआ है फॉर पर्टिकुलर रीजन। जेजियांग से भी, तो पहले हम सेंट्रल एशिया पे चलते हैं। ये बालिक का रीजन है, सेंट्रल एशिया का। उत्तर कुरु का रीजन यहाँ से शुरू होता है। उत्तर कुरु ऊपर से, अलमाटी के ऊपर है उत्तर कुरु, तो यहीं पे जंगुसु चोकुसु है, खान टेगरी है, इसके ऊपर उत्तर कुरु का रीजन शुरू होता है। जो बालिक, इस पूरे रीजन को बालिक बोला जाता है, एबव गांधार। बालिक के देश यहाँ से और कुछ यहाँ से भी है। तो इन सभी रीजन से सोल्जर्स आए बड़ी संख्या में। कैके सोल्जर्स जो है, कैके जो है ये पाकिस्तान है, ऐसा लोग बोलते हैं। कैके ये एरिया है, ऊपर नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। इसको कभी कभी गांधार से मिक्स किया जाता है, बट नूरिस्तान और ये सब एरियाज अफगानिस्तान के आते हैं इस एरिया से। तजाकिस्तान का लोअर पार्ट एरिया, ये कैके का एरिया है। फिर उसके बाद आपके आए, फिर आपके शक आए। शक, तो शक जो है जनरली इनको हुण भी बोला जाता है और शक भी बोला जाता है। वो यहाँ से ट्रेवल करके आए, शक। और कभी कभी शक जो है अफ्रीका के भी लोगों को बोला जाता है। और उस समय आप देखेंगे कि समुद्र का लेवल बहुत ही कम था। तो मैनी पीपल फ्रॉम, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसको हम क्रॉन्च द्वीप बोलते हैं, क्रॉन्च से भी सोल्जर्स इस ब्रिज को क्रॉस करके आए, नावों को लेकर आए। और अगर आप पानी का लेवल नीचे कर दें 30 मीटर या 40 मीटर या इवन 50 फीट भी नीचे कर दें, तो बहुत सारे जो आइलैंड से ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पनडुब्बियां भी बड़ी सोच समझ के निकलती हैं यहाँ से। दे हैव टू प्लान वेरी वेल टू क्रॉस द बेरिंग सी, नहीं तो वो किसी से टकरा जाएंगी। तो इसलिए काफी उनको हल्का कर दिया जाता है। एंड देन रीफ्यूल्ड, रशियन सबमरीन्स आर रीफ्यूल्ड इन येलोज़ोवो, जहां पे उनको वापस उनको रिफ्यूल किया जाता है। एंड देन दे कम थ्रू दिस पार्ट इनटू दिस एरिया। तो इसलिए ये लेवल, ये जो लैंड है, ये इजीली बिकम्स एक्सेसिबल ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। उस समय वेदर थोड़ा अलग था। ये द्वापर युग की कहानी है, कलयुग की कहानी नहीं। उस समय कलयुग शुरू नहीं हुआ था, तो वेदर पैटर्न्स आर आल्सो डिफरेंट। सेम वेदर पैटर्न्स युग में कैरी नहीं होते। ओके, तो अब उसमें फिर आए, बाकी तो बहुत सारे ट्रूप्स तो भारत से थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पूरे विश्व के हर तरफ से जो, जिनको युद्ध करने की इच्छा थी, वो इस युद्ध में करने के लिए आए। इसका मतलब मैसेज भेजा गया था पांडवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से, कि अभी यहाँ पे यज्ञ शुरू होने वाला है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध करने आए। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए लोग युद्ध करने आए थे। तो आपको लगेगा कि ये क्या मोटिवेशन होगा, पैसा मिलेगा या कुछ मिलेगा, वो तो बात है ही। बट स्वर्ग लोक की प्राप्ति या ब्रह्म लोक की प्राप्ति करने के लिए लोग आए। अब उसमें आता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे त्रिगर्त आते हैं, फिर शल्य, फिर बृहद्रथा, और और भी बाकी सोल्जर्स हैं, युधामन्यु है। तो मेरा फोकस ज्योग्राफी पर ही ज्यादा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसको। और और काफी जो राजा थे, विराट, द्रुपद, ये तो उसी एरिया से, भारतवर्ष से ही हैं सारे। लेकिन इनके जो सोल्जर्स थे, और 3 राक्षस भी थे, अलम्बुश भी था, इरावान भी था, और फिर आपका इरावान, अलम्बुश कौरवों के साथ से लड़े थे। इरावान जो है अर्जुन के पुत्र हैं, और घटोत्कच भी भीम के पुत्र हैं, पांडव की साइड से लड़े। 2 राक्षस पांडव की साइड से थे, एक उधर से अलम्बुश से था, और एक और राक्षस आए थे जो लड़ने आए थे कौरवों की तरफ से। तो 4 राक्षस टोटल। और अ, ये एरिया में, अब जैसे कंबोज के बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आए हैं, चंपा से आए हैं। उन सभी को हिंदू राजा बोला गया, कंबोज के राजा बोला गया, एक जनरल एरिया में बोला गया। ब्रह्मदेश से भी कुछ लोग थे जो कलिंग की तरफ से लड़े। कलिंग की तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स लड़े यहाँ पर, और कुछ लोग डायरेक्टली भी सेना में शामिल हुए अलोंग विद देयर किंग्स। और बांग्लादेश, जो आजकल बांग्लादेश बोलते हैं, इसको बंग बोला जाता है। एक्चुअली ज्यादा एरिया दे दिया है उनको। अंग देश जो है, जो आजकल वेस्ट बंगाल है, मगध के बाद अंग देश आता है। नक्शे थोड़े बदलने पड़ेंगे। तो गंगा नदी के
जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के पश्चिमी दिशा के लोग अंग देश में थे और ब्रह्मपुत्र के पूर्वी दिशा के लोग अंग देश में हैं। ओके, ये इस तरह इसका है। फिर उसके बाद ब्रह्मदेश शुरू हो जाता है। तो ये नेचुरल बॉर्डर है, जो आपको दिख रहा है मेरे कर्सर से, ये नेचुरल बॉर्डर है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये कैसे ये बॉर्डर्स कैसे क्रिएट किए गए, ये नेचुरल बॉर्डर है। ये जो नदी है नेचुरल बॉर्डर है, तो इसके इस तरफ के लोग और कलिंग के पूर्व की तरफ के लोग इज अंग देश, ये अंग देश है। उसके बाद मगध शुरू हो जाता है नॉर्थ में, तो शुरू हो जाता है कलिंग, जिसको आप उड़ीसा बोलते हैं आजकल, है ना? और इस नदी के ब्रह्मपुत्र के पूर्वी दिशा के लोगों को अंग देश बोला जाता है। और ये जो दोनों नदियां मिलती हैं, गंगा देवी मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, ये जो नदी का जो एरिया है, ये एरिया था दिया गया था कर्ण को। तो कर्ण का इन्फ्लुएंस इस तरफ पूरे रीजन में था, गंगा जहाँ पे गंगा सागर मिलते हैं वहां तक था। तो एक दो रेफरेंसेस भी मिलेंगे जहाँ पे कर्ण जो है गंगा सागर के तट पे जाके पूजा कर रहे हैं। गंगा सागर, कपिल सागर, अनेक नाम है इसके। तो इधर जाके वो पूजा कर रहे हैं गंगा के, जहाँ पे गंगा देवी वरुण को मिलती है, वरुण देव को। और तो त्रिगर्त के बारे में आपको मालूम है, मैंने जीजांग को क्यों किया है, क्योंकि जीजांग जो था यहाँ से कर आता था युधिष्ठिर को। शीजांग 29 लैटिट्यूड पे है ये, सेम लैटिट्यूड लाइक जो हम लोग बात करते हैं 29 की बात करते हैं, तो इस एरिया पे आता है। इसी को चीन का प्रांत बोला जाता था, कोने में एकदम छोटा सा, और बाकी सब भारतवर्ष में माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे माल्यवान पर्वत, ये सब पूर्वी दिशा के जो पर्वत हैं जो समुद्र पर्यंत तक जाते हैं, उनको गिना जाता था। तो इसलिए ये जो डायरेक्शन है पूरी, जो हनोई को होते हुए समुद्र को जाती है, मलय सागर इधर आ गया, तो ये पूरा रीजन जो है पांडवों के क्षेत्रफल में माना जाता था, हस्तिनापुर के क्षेत्र में माना जाता था। ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे ज्यादा नहीं है, 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, विच कैन बी ट्रैवर्स्ड इजीली, लैंड अच्छी है। सो दिस इज दी आर्मी इज कमिंग विद इन एशिया, क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन मास यहीं पे रहा है हमेशा। और ये डेजर्ट है इतना ज्यादा, वो इतना बड़ा डेजर्ट नहीं है उस समय का, छोटा डेजर्ट है इससे एज कम्पेयर टू टुडे। तो ऐसा लिखा जाता है कि पांडवों की, अब वो एरिया भी बहुत बड़ा था, जैसे कि अगर हम देखें तो पंच योजन, पंच, ये मेरी 121 पेज पे है ये उस बुक में, पंच योजन मुत्सृज्य मंडलम तद्रण राजिरम सेनानिवेशास्ते राजन्ना विशच्छत संघर्ष। तो 5 योजन मंडल रेफरेंस, 5 योजन मंडल रेफरेंस, एंड विच इज 40 पंच योजन मुत्सृज्य। ओके, तो ये जो 5 योजन मीन्स 40 किलोमीटर्स, लेकिन अगर आप उसका सर्कल देखेंगे तो 50 मीन्स 50 योजन मंडल भी बोला गया है, मतलब 50, विच इज 400 किलोमीटर्स, 400 माइल्स, स्क्वायर माइल्स, वो उसका विस्तृत मंडल था जहाँ पे युद्ध हो रहा है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए पूरा दिन लग रहा है अर्जुन को, और वो कितने योजन क्रॉस करके, 3-3 योजन पे उस पे रोक लगाई गई है। टोटल हम कैलकुलेट करेंगे 23 योजन जा रहे हैं एक साइड में। ओके, विच इज 23 टाइम्स 8, इतने माइल्स चल रहे हैं वो। सो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बारे में मैंने डिटेल लिखा है कि युद्ध में कितने डिस्टेंसेस पर रथ चल रहे हैं, और फिर वो युद्ध क्षेत्र इतना बड़ा है तो उसमें बड़े बड़े शस्त्र भी यूज हो सकते हैं इजीली। तो इसलिए वो उसके ऊपर भी कैलकुलेशन है कि किस तरह बड़े बड़े जो शस्त्र हैं उनको यूज किया जा रहा है फॉर द बैटल फील्ड। सो ओवरऑल ए वेरी वेरी लॉन्ग स्पेस, बिग स्पेस, और पूरी दुनिया के सोल्जर्स यहाँ पर हैं। तिब्बत से हैं, तिब्बत से भी हैं, और बाकी पूरे साउथ, अब डेजर्ट के जो लैंड्स हैं जहाँ पे कबीले रहते हैं उनको शामिल नहीं किया गया। द रीजन इज क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थे युद्ध के लिए, वो मतलब छापेमारी कर सकते थे, जैसे तो पुराना वाला ही हिसाब है, जैसे शल्य की सेनाएं जो है
मध्य देश से आती है। मध्य देश यहीं पे आता है कि तुर्की के नीचे है मध्य देश, और वहाँ के बारे में बताया गया है, स्त्रियों के बारे में या पुरुषों के बारे में, कि स्त्रियाँ गौर वर्ण की होती हैं, उनकी आँखें जो है भूरी रंग की होती हैं, लाइट कलर्स की होती हैं, वो इसी रीजन से है, लोकल इसी रीजन से है, सीरिया के रीजन से। ऐसा नहीं वहाँ पे कोई यूरोपियन इन्फ्लुएंस उस समय था, क्योंकि वो सब रीजन तो बड़ा इजीली ट्रैवर्सेबल है, सारा कनेक्टेड ही है। तो उस समय जो आजकल के नेशन स्टेट्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेनाएं नहीं है कहीं पे भी, मिडिल ईस्ट या आजकल बोलते हैं, जहाँ सेनाएं नहीं है वहाँ पे छोटे छोटे कबीले हैं, तो उधर से कोई ट्रेन सैनिक नहीं आ सकते, तो इसलिए उनको बुलाया नहीं गया बहुत सारे लोगों को। लेकिन वो लोग फिर भी आए एज हेल्पर्स, हाथियों का पैर बचाने के लिए, या फिर घोड़ों की रक्षा करने के लिए, या फिर घोड़ों की को या रथों को मरम्मत करने के लिए उनको इसलिए बुलाया गया। तो सपोर्टिंग आर्मीज आर आल्सो वेरी बिग। तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्रफल है। तो जो कोई ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ भारत के रक्षे में ही पूरा स्थापित हो गया, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ लोगों के, टोटली रॉन्ग, इलॉजिकल लगते हैं मुझे वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कॉलोनियल माइंडसेट से महाभारत को देख रहे हैं, क्योंकि महाभारत जो है आपको बिल्कुल ही आज के नक्शों को हटाना ही पड़ेगा पूरा। जो आज के सीधे नक्शे हैं, जिस तरह ये भारत है, ये ऐसे बनाया हुआ है बांग्लादेश, और ये सब हटाना पड़ेगा सारे नक्शे, तभी आपको दिख सकता है महाभारत का एक्चुअल क्षेत्रफल। और और लैंड का जो, जैसे आज जैसे दिख रहा है यहाँ पे रेगिस्तान है, ये तब भी था। जैसे अगर सुखदेव गोस्वामी की हम देखते हैं, मेरू से पर्वत से हिमालय की यात्रा, वो लिटरली इस तरफ से चलती है। यहाँ से वो पश्चिम की तरफ जाते हैं, फिर नीचे से घूमते हैं, हरे क्षेत्र क्षेत्र से आते हैं, फिर वो हिमालय पे एंटर करते हैं, फिर वो सीधा इधर आते हैं, आपके इस एरिया में आते हैं, ये कैलाश है जहाँ पे बोल रहा हूँ। फिर वहां से वो उत्तरी हिमालय में घुसते हैं, और फिर नीचे आते हैं। एग्जैक्टली आज का ही नक्शा है, कुछ बदला नहीं है। इसलिए महाभारत मिथोलॉजी नहीं है, एक्चुअल है, क्योंकि वो सारे पहाड़ आज भी हैं, और इस बुक में आपको वो सारे पहाड़ों का एक्चुअल नाम भी पुराना वाला मैंने दे दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस एरिया में आ रहे हैं। अब जैसे पूर्वी हिमालय में, यहाँ पे पूर्वी हिमालय आता है। हिमालय सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, फिर हिमालय के बाद दूसरे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, माल्यवान पर्वत, और फिर उसके बाद जो गंधमादन, ये गंधमादन रीजन है, जो हिमालय के ऊपर के पहाड़ है, सारे गंधमादन है। और और पूर्वी दिशा से यहाँ पे तपस्या, यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, जिनके बारे में मैंने अपनी बुक में बताया भी है, पिछली बुक में, द ओरिजिनल एटलस में, कि वहाँ पे उन मंदिरों में, उसमें से एक मंदिर है जो व्यासदेव का मंदिर है, जहाँ पे व्यासदेव निर्देश देते हैं अपने चारों डिसाइपल्स को, और पांचों उनके पुत्र हैं, सुखदेव गोस्वामी। तो ये टोटल जो एरिया है महाभारत के युद्ध का, तो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन सोल्जर्स पूरी दुनिया से है। जैसे चीन के सैनिक लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, है ना, सप्तकाश पंचसप्तकाश। अभी सप्तकाश जो है, संसप्त का जो है, काफी भयंकर युद्ध करते हैं। कुछ त्रिगर्त से आए हैं। त्रिगर्त जो है इस रीजन से आता है, मतलब इस 5 नदियों के रीजन से आता है त्रिगर्त। तो यहाँ से कुछ सोल्जर्स यहाँ से भी, जिनको बड़ा अच्छा योद्धा माना गया है, जिनको जिनको समाप्त करने के लिए अर्जुन बहुत 4-5 दिन लगाते हैं, समाप्त करते हैं युद्ध को में उनको, लेकिन अंत में जाके सबको खत्म कर देते हैं। फिर सुबल की सेना है, जो उसके पश्चिम से आती है, गंधार से आती है, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। अंत में जाके जब शकुनी का वध होता है, उसके पहले उनकी सेनाएं खत्म कर दी जाती है। तो बहुत बड़ा नरसंहार है। और जैसे बाकी सोल्जर्स को तो गिना ही नहीं गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सोल्जर पुष्कर द्वीप से आए हैं, चल चल के ऊपर तक आके, कुछ लोग नावों के थ्रू आए हैं, उन सब सोल्जर्स को तो गिना ही नहीं गया, है ना। चोल के राजाओं के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन किसी को गिना भी नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि बड़े चॉइसेस्ट सोल्जर्स लाए गए थे युद्ध के लिए, जो आए थे, खुद ही आए थे अपनी मर्जी से, और वो लड़े थे इस पूरी युद्ध में। और बाकी उस युद्ध के चारों ओर तो आपको मालूम है, मैंने डिस्क्राइब भी किया किस तरह मार्केट्स लगे हुए थे, और किस तरह देयर वर पीपल हु आर एक्सचेंजिंग गुड्स, वहां पे मार्केट भी चल रहा था। वैद्यों की भी अलग था, घोड़ों का भी अलग अस्तबल थे, सबके अस्तबल थे। तो वेरी बिग एंगेजमेंट। तो बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको किसी को बुक देखनी है तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ,
आप उससे और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बार-बार इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको भगवान के, परमात्मा के दर्शन होते हैं महाभारत के माध्यम से। तो मैं इसको मैंने कंपाइल कर दिया सब तरफ से, सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आप देख सकते हैं या फिर आप उसको रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इट कैन सर्व एज़ ए एज़ ए रिसर्च के लिए आपके लिए आइटम। यही बुक है इंटरस्टेलर वॉर, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, सर्च करेंगे सेथोलॉजी तो वहाँ मिल जाएँगी। और ये मैंने शो थोड़ा छोटा रखा है सो दैट यू कैन वॉच कंप्लीटली। कुछ लोग बड़े शोज़ नहीं देख सकते हैं। पुराने शोज़ में भी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन ये शो मैंने कंप्लीटली छोटा रखा है। तो और डिटेल से समझने के लिए आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। लॉट ऑफ मेंबर्स ओनली वीडियोज़ में मैप्स रहते हैं और हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप मेथोडिकली धर्म के विषय में सीख सकते हैं। तो अगले शो तक के लिए नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।